नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, क्लास 12। 2020 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। और हम लोग सेक्शन सी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा प्रश्न है, राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट और बाइनरी सॉर्ट। ये क्वेश्चन 2020 में 3 मार्क्स का आया था। और ये जो दोनों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका एरे नाम के चैप्टर से है, जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर आता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस जो है एक दो बार जो है एग्जाम में आ चुका है। तो हम लोग इस पे थोड़ा थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बबल सॉर्ट को जानेंगे और बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखेंगे। पहले वर्किंग देख लेते हैं बबल सॉर्ट का। यहाँ पर बबल सॉर्ट के बारे में जान लीजिए कि इस पहले तो आपको जानना होगा सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है एरे के एलिमेंट को अरेंज करना, या तो बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग क्रम में, या तो घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एरे के एलिमेंट को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। और सॉर्टिंग के लिए बहुत सारा टेक्निक्स होता है, और उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक का नाम है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में जो वर्किंग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ आपके सामने एक एरे दिया गया है, जिसमें जो एलिमेंट स्टोर है वो जैसे तैसे जो है स्टोर है। ये अरेंज्ड नहीं है, ये किसी ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि आपका यहाँ पर 4 है, 5 है, सॉरी 3 है, 5 है, 4 है, 1 है और 2 है। इसे हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये बबल सॉर्ट जो होता है वो बहुत सारे स्टेप में जो है आपका कंप्लीट होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्टेप 1 का। ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, हम लोग इस एरे का जो पहला एलिमेंट है और इसका जो सेकेंड एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आगे का जो एलिमेंट अगर वो छोटा होता, ठीक है, और मतलब 1 इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो छोटा होता, और 0 इंडेक्स का एलिमेंट अगर बड़ा होता, तो हम लोग स्वैप करते हैं। स्वैप मतलब अदला बदली। यानी 5 यहाँ चला जाता, मतलब इस जगह का ये एलिमेंट यहाँ चला जाता और ये एलिमेंट यहाँ चला जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो पहला एलिमेंट छोटा है और दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, बड़ा है। तो वैसे स्थिति में क्या करना होगा, फिलहाल हम लोग जो है जो नंबर है उसको ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद हम लोग जो है अगला दो एलिमेंट है ना, अगला के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट। 5 और 4 में कंपेयर कीजिए। यहाँ पर 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगा। स्वैपिंग होगा इस तरीके से कि जहां 5 था वहां 4, और जहां 4 था वहां 5 चला आएगा। बाकी एलिमेंट को जीव का त्यों उतार देना है। अगली बार हम लोग कंपेयर करेंगे सेकेंड इंडेक्स, याद रखिए सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को, यानी एडजेसेंट एलिमेंट को। यहां भी आप क्या देखते हैं कि 1 छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये यहाँ पर स्वैपिंग होगा, इंटरचेंज होगा। हम लोग यहाँ इंटरचेंज कराएंगे, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ पर 2। अब के बार हम लोग जो है 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स के डेटा को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ हम लोगों को क्या मिलने वाला है कि 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो 5 और 2 को स्वैप करेंगे। इससे पहले 3 4 1 लिख लेंगे, 2 यहाँ और 5 यहाँ। अब तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n, है ना, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 5 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। अभी आपने स्टेप 1 उठाया। स्टेप 1 में क्या था, स्टेप 1 में आप देखिए कुछ कंपैरिजन हुआ था। कितना कंपैरिजन हुआ था, आप यहां पर कहेंगे 4 कंपैरिजन हुआ था। कितना कंपैरिजन हुआ था, 4 कंपैरिजन हुआ था। आप देख लीजिए, है ना। सबसे पहले 3 5 को कंपेयर किए, फिर 5 4 को, फिर 5 1 को, फिर 5 2 को। और कंपेयर करने पर अगर स्वैपिंग का रिक्वायरमेंट होता था तो हम लोग स्वैप कर लेते थे। ये हम लोग का स्टेप 1 था। अब आप आएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा कि सबसे आखिर में जो एलिमेंट मिला था, उस एलिमेंट को लेंगे। 3 4 1
2 और 5। यहाँ 5 ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है, यानी सबसे बड़ा एलिमेंट आखिर में यहाँ पर स्टोर है। और यहाँ पर हम लोग जो है उसी काम को फिर से दोहराएंगे जो काम अभी हम लोग कुछ देर पहले किए थे, यानी एडजेसेंट एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 3 और 4 को कंपेयर करें तो यहाँ पर 3 छोटा है और 4 बड़ा है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, कोई स्वैपिंग नहीं होगा। उसके बाद 4 और 1 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 4 बड़ा है और 1 छोटा है, यहाँ पर स्वैपिंग होगा। फिर 4 और 2 में हम लोग कंपेयर करेंगे, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ पर 4 और 2 में स्वैपिंग होगा। और अब हम यहाँ पर 4 और 5 में है ना, इन दो के बीच कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि 5 सबसे बड़ा था, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा था तो वो तो यही रहेगा, है ना, इधर उधर हिलेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर कितना कंपैरिजन किए, आप गौर कीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया वो कंपैरिजन किया 3 टाइम, ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। दो कंपैरिजन हमने किया तो दो एलिमेंट आपका क्या हुआ, दो एलिमेंट आपका सॉर्ट हो गया। देखिए ये पीछे से क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, और अभी ये 3 आपका जो है, ये 3 जो है आपका सॉर्टेड नहीं है। तो दो स्टेप में दो आपका जो है यहाँ पर सॉर्ट हुआ है, तो ऐसा स्टेप अभी और चलेगा, स्टेप 3, ठीक है, जिसमें हम लोग ये लास्ट में जो आपका डेटा आया था उसको एज अ इनपुट लेंगे और यहाँ पर फिर से वही काम होगा कंपैरिजन का, ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट का। फर्स्ट टाइम 4 कंपैरिजन हुआ, स्टेप 2 में 3 कंपैरिजन हुआ, तो स्टेप 3 में कितना कंपैरिजन होगा, 2 कंपैरिजन होगा। इन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो इसका जो एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेप कितना दोहराएंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ स्टेप हम लोग का यहाँ पर होगा टोटल 5। अब दूसरा बात, नंबर ऑफ स्टेप तो आपका क्लियर हो गया 5। दूसरा बात, ये जो आप इंटरनली कंपैरिजन का काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक लूप लगेगा। इंटरनली जो आप ये कंपैरिजन का काम कर रहे हैं इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपका क्या होगा, इसके लिए लूप लगेगा। साथ ही साथ ये जो नंबर ऑफ स्टेप है कि कितने स्टेप में हम लोग का यहाँ पर काम हो रहा है, तो इसके लिए भी एक लूप होगा। यानी आपके बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम में दो लूप है ना, 2 लूप्स, 2 लूप आपको लगेंगे, ठीक है। एक लूप जो होगा वो किसके लिए होगा, वो नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए, और जो दूसरा लूप होगा वो इंटरनली है ना, इंटरनली जो कंपैरिजन हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए दूसरा लूप होगा। तो अब अगर हम लोग इसका एल्गोरिदम देखते हैं तो आपको एल्गोरिदम आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बबल सॉर्ट के बारे में, वी नो दैट टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ n एलिमेंट यूजिंग बबल सॉर्ट वी नीड टू परफॉर्म n-1 इटरेशन, ठीक है। यहाँ पर मेरी बात को, जो मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी एलिमेंट का संख्या मान लीजिए 5 है, तो नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा, नंबर ऑफ स्टेप 4 टाइम, ठीक है। आपको 5 टाइम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है नंबर ऑफ स्टेप कितना करना पड़ेगा, 4 टाइम करना पड़ेगा। याद रखना आप चीज को कि जितना एलिमेंट होता है उससे एक कम आपको जो है इटरेशन, यानी उससे एक कम आपको स्टेप चलाना पड़ेगा। 5 एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो कितना स्टेप होगा, 4 स्टेप होगा, ठीक है। एंड फॉर ईच इटरेशन वी नीड टू, यानी स्टेप 1 में आपने देखा था ना, स्टेप 1 में आपको कितना कंपैरिजन करना पड़ा था, स्टेप 1 में आपको 4 कंपैरिजन करना पड़ा था। स्टेप 2 में जो है आपको कितना कंपैरिजन करना पड़ा था, 3 कंपैरिजन करना पड़ा था। उसी बात को यहाँ पर आगे बताया गया है कि रन अ लूप। पहले तो ये जो कह रहा है ना कि अगर n एलिमेंट है तो आपको n-1 इटरेशन करना पड़ेगा, तो ये एक लूप में, ये एक लूप के तहत होगा। साथ ही साथ आपने देखा था इंटरनली जो स्वैपिंग हो रहा था वहां भी जो है वो काम आपको बार बार हो रहा था हर एक स्टेप के अंदर, तो वो भी एक लूप के तहत होगा। तो आगे बताया गया है कि रन अ लूप ओवर द एंटायर लिस्ट ऑफ एरे। आप एक लूप चलाएंगे जो पूरे एरे के, एरे या लिस्ट पर जो है चलेगा, ठीक है, एक लूप चलेगा। कौन सा, जो दो कंपैरिजन हो रहा है ना उसके बारे में कह रहा है। कंपेयर द एलिमेंट एट द इंडेक्स आई विद द एलिमेंट i+1। अब अगर यहाँ पर बोलेगे सर ये i और i+1 क्या है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर i
0 से शुरू होगा। ठीक, तो आई इंडेक्स में जो डेटा है यानी 3। ठीक है, मान लीजिए आपका एरे का नाम आई है, तो ए आई और ए आई प्लस 1 के डेटा के बीच क्या होगा, कंपैरिजन होगा। जैसे अगर आई का वैल्यू 0 है तो ए 0, ठीक है, और यहां पर आई प्लस 1 यानी 0 + 1 यानी 1। तो ए 0 का डेटा अगर बड़ा हो और ए 1 का डेटा छोटा हो तो क्या करना होगा, आपको स्वैप करना होगा। ठीक है, तो ए 0 में आपका क्या है, ए 0 लोकेशन में आपका डेटा क्या है, 3 है, और ए 1 लोकेशन में डेटा क्या है आपका, 5 है। तो क्या 3 > 5? नहीं, तो यहां पर स्वैपिंग नहीं होगा। फिर आगे, ठीक है, इसलिए 3 और 5 के बीच में स्वैपिंग नहीं होगा। फिर आई का वैल्यू बढ़ करके जब 1 हो जाएगा तो ए आई, ठीक है, ए आई इज ग्रेटर देन ए आई प्लस 1। आई कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। ए आई प्लस 1 यानी 1 + 1 2। ठीक है, ए 1 में क्या है, ए 1 में आपका 5 है, और ए 2 में क्या है, ए 2 में आपका 4 है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ए 1 का डेटा ए 2 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे हाँ बड़ा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्वैपिंग होगा। ठीक है, स्वैपिंग क्या होगा, ए 2 का डेटा को ए 1 में यानी 4 यहां चला जाएगा, और ए 1 का डेटा को ए 2 में यानी 5 यहां चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पिछला वाले में आपका कंडीशन फॉल्स हो रहा था, तो नो स्वैपिंग। यहां पर कंडीशन फॉल्स, यहां पर कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यहां पर स्वैपिंग आपका होगा। ठीक है, तो इसी बात को यहां पर जो है ना, इसी बात को यहां पर आपको बेसिकली बताया गया है कि कंपेयर द एलिमेंट एट द इंडेक्स आई विद द एलिमेंट आई प्लस 1 इफ द एलिमेंट एज आई इज ग्रेटर। ठीक है, आई जो आपका पोजीशन है, उस पोजीशन में अगर जो डेटा है वो बड़ा है, किससे, कौन से एलिमेंट से, आई प्लस 1 से, तो स्वैप बोथ द एलिमेंट, तो आप उन एलिमेंट को क्या कीजिएगा, स्वैप कर दीजिएगा। एल्स नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अगला 2 एलिमेंट के साथ फिर कंपेयर कीजिएगा, मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। मैंने ये एल्गोरिदम बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, हो सकता है आपको किसी अन्य बुक में किसी अन्य तरीके से भी मिल सकता है एल्गोरिदम, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि एक ऐसा एल्गोरिदम लिखने का जो कि कोई स्टूडेंट अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी किए हुए हैं तो आसान भाषा में एल्गोरिदम को लिख सके। तो ये था आपका बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि या तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखिए या फिर बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिखिए। तो अब हम लोग को यहाँ पर जो है बाइनरी सर्च को समझना होगा। बाइनरी सर्च क्या होता है, सबसे पहले सर्च समझते हैं, सर्च का मतलब क्या होता है या सर्चिंग का मतलब क्या होता है। सर्चिंग इन एरे के बारे में बात हो रहा है। देखिए, ये आपके सामने एक एरे है, और अगर मैंने कहा कि इस एरे में क्या 56 है, तो आप ढूंढना शुरू करेंगे। पहले एक एक करके बारी बारी से देखेंगे, यहाँ है 56, क्या यहाँ है, आप ढूंढेंगे कि 56 कहाँ है। तो 56 फाइनली आपको यहां पर मिला। कहाँ मिला, 7th इंडेक्स पर, एरे का जो 7th इंडेक्स है वहां पर मिला। आपने कैसे ढूंढा, आपने एक एक करते हुए कंपेयर किया, है ना, पर एरे के प्रत्येक एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे थे जिसको आप ढूंढ रहे थे, बारी बारी से। ये जो ढूंढने का जो तरीका होता है, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च। लेकिन सर्चिंग का एक और तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी सर्च। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पर बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले बाइनरी सर्च कैसे काम करता है वो आपको समझा रहा हूँ, तभी जाकर आप जो है इसके एल्गोरिदम को समझ पाएंगे। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, देखिए बाइनरी सर्च में होता बेसिकली ये है कि आप एक एरे को लेते हैं और उसका जो है आप डिवीजन कर देते हैं, यानी एरे को बांट देते हैं। कैसे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आप 2 वेरिएबल लीजिएगा, एक बिगिनिंग और एक वेरिएबल लेंगे आप लास्ट। बिगिनिंग में क्या करते हैं कि एरे का जो पहला एलिमेंट है ये 10, इसका जो इंडेक्स है उसको स्टोर करेंगे, और लास्ट में जो आखिरी एलिमेंट है उसका इंडेक्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे।
उसके बाद हम लोग मिड निकालते हैं। मिड क्या होता है? ये जो बिगिनिंग होता है और ये जो लास्ट होता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। बिगिनिंग आपका 0 है, लास्ट आपका 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिला। ये 4 क्या है? ये मिड है। ऐसा करके आगे का स्टेप ये होता है कि आप एरे लीजिए, मतलब एरे का आपका नाम होगा। मान लीजिए मेरे एरे का नाम एरे है, तो एरे लिख करके इसके इंडेक्स में हम मिड को रखते हैं। एरे मिड, ठीक है। एरे मिड इज इक्वल टू आइटम। आइटम मतलब जिस आइटम को आप ढूंढ रहे हैं। एरे मिड कहने का मतलब, अगर आपके एरे का नाम एरे ही है और मिड का वैल्यू आपने 4 निकाला है, तो यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि एरे मिड इक्वल टू आइटम। तो एरे मिड यानी मिड का वैल्यू आपने 4 निकाला है, तो एरे 4 में क्या है? एरे 4 में आपका 39 है। तो इज 39 इज इक्वल टू आइटम 56? तो आप बोलेंगे नहीं, यानी जो आइटम आप ढूंढ रहे हैं वो एरे मिड पोजीशन पर नहीं है। तो फिर आपका यहां पर दो संभावना और निकल करके आता है। ठीक है, ये तो आपने संभावना देख लिया कि जो डेटा आप ढूंढ रहे हैं वो एरे मिड पोजीशन पर आपको नहीं मिला। तो दूसरा संभावना आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हैं क्या वो एरे मिड से बड़ा है? इज एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे मिड? एरे मिड यानी एरे 4 में आपका 39 है और आइटम क्या ढूंढ रहे हैं आप? 56। तो क्या एरे मिड से बड़ा है आपका आइटम? आप बोलेंगे हाँ, बड़ा है। ठीक है। संभावना ये भी हो सकता था, अगर मान लीजिए हम 12 ढूंढते तो वो एरे मिड से क्या होता? छोटा होता। ठीक है। और यहां पर जो सिचुएशन है उसमें क्या देखा जा रहा है कि जो एलिमेंट ढूंढा जा रहा है वो एरे मिड से क्या है? बड़ा है। और एक चीज और ख्याल रखना है, एकदम नहीं भूलना है, वो ये कि आप जिस एरे को लेंगे ना, उस एरे में जो डेटा होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज रहना चाहिए। अगर इसमें डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग, इन दोनों में से किसी एक में भी अगर अरेंज नहीं है तो ये आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। तो बाइनरी सर्च के लिए जरूरी है कि एरे के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड होने चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं। बात यहाँ पर कुछ इस तरीके से था कि एरे मिड पोजीशन पर आपको 39 मिला, और आपसे जब ये पूछा गया कि क्या एरे मिड में जो वैल्यू है 39 क्या वही वैल्यू है जो आप ढूंढ रहे हैं यानी 56? तो नहीं। तो फिर आपसे पूछा गया क्या ऐसा है कि एरे मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है क्या उससे बड़ा है आपका आइटम? आप बोले हाँ। अब जाहिर सी बात है कि आपके एरे मिड से यानी 39 से अगर बड़ा है तो आप किधर ढूंढेंगे? आप इधर ढूंढेंगे, यहाँ इनके बीच ढूंढेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि आपने जो है एरे को, है ना, आपने एरे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से आपने एरे को क्या कर दिया? एरे को डिवाइड कर दिया कि जो भी डेटा मिलेगा वो मुझको इधर ही मिलेगा। ठीक, अच्छी बात। तो आपके लिए अब एरे कौन हो गया? आपके लिए एरे ये हो गया। अब आप ये काम, कौन सा काम मतलब, जब आपने देखा कि कंडीशन ये ट्रू हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप इनके बीच में ढूंढेंगे। ठीक है, इनके बीच में। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, जो बिगनिंग नाम का जो वेरिएबल था जिसको आपने 0 से इनिशियलाइज किया था उसको आप अपडेट कर देंगे और करेंगे मिड+1। मिड+1 क्यों? क्योंकि मिड आपने 4 निकाला था, 4+1 कितना होता है? 4+1 5 होता है। और ये 5 इंडेक्स कहाँ है? यहाँ है। यानी आपको 5 इंडेक्स से लेकर के 8 इंडेक्स के बीच में 56 को क्या करना है? ढूंढना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिगिनिंग का वैल्यू हमने यहाँ पर मिड+1 क्यों किया? क्योंकि मुझको यहाँ फोर्थ इंडेक्स पे तो डेटा नहीं मिला, और चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो जाहिर सी बात है डेटा इधर कहीं होगा। ठीक है। तो अब आपका बिगिनिंग कितना हो गया? 5 हो गया। उसके बाद ये काम जो आप मिड निकालने का काम कर रहे थे ना, इसको फिर से दोहराया जाएगा। यानी फिर से आप क्या करेंगे? फिर से आप मिड निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह ले लेते हैं। फिर से आप क्या करेंगे? फिर से आप मिड निकालेंगे। मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस लास्ट बाई 2। बिगनिंग आपका अपडेट होकर के 5 हो चुका है। लास्ट आपका वही है 8। ठीक है, ये बिगनिंग और ये लास्ट बाई 2। 8
एंड 5 होता तो 13 है। 13/2 6.5 आता है, लेकिन आप इंटीजर पार्ट लेंगे, ठीक है। इंटीजर पार्ट, इस बात का ख्याल रखना, अगर पॉइंट में आता है तो इंटीजर पार्ट लेंगे। यानी अब आपका मिड का वैल्यू कितना हो गया, अब आपका मिड का वैल्यू हो गया 6। ठीक। ये होने के बाद अब आपका काम क्या होगा वो आपको यहां पर बता देता हूं। यहां फिर से आप उसी चीज को फिर से आपसे पूछा जाएगा कि एरे मिड इक्वल टू आइटम। मिड का वैल्यू आपने 6 निकाला। अगर आप एरे 6 में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जा करके देख लीजिए कि एरे 6 में आखिर है क्या। तो आप देखते हैं कि जो आपका एरे 6 है, उस एरे 6 में जो वैल्यू है वो है आपका 51। ठीक है, 51 इज इक्वल टू आइटम। आइटम क्या ढूंढ रहे हैं आप, 56। तो क्या एरे मिड पोजीशन पर जो आप डेटा ढूंढ रहे हैं वो मिला? आप बोलेंगे नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर आपसे दूसरा कंडीशन पूछा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एरे मिड में जो वैल्यू है उससे जो है ना, एरे मिड से जो एरे मिड पे जो वैल्यू है क्या उससे बड़ा है आपका आइटम? तो आप बोलेंगे कि हाँ, यहाँ तो वैसा ही है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का वैसा ही है कि जो आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो उससे भी बड़ा है। ठीक। तो बोला कि फिर अगर ऐसा स्थिति है तो फिर आप ये करो, क्या करो, फिर से आप ये करो कि फिर से बिगनिंग को आप चेंज करो। ठीक है, फिर से बिगनिंग को आप चेंज करो, मिड+1। तो लास्ट टाइम आपने मिड जो है, गौर कीजिएगा, लास्ट टाइम आपने मिड जो है 6 निकाला था। तो 6+1 कितना हो गया, 6+1 7 हो गया। यानी बिगनिंग का वैल्यू कितना हो गया, बिगनिंग का वैल्यू 7 हो गया। यानी अब आप यहां से यहां के बीच में है ना, बिगनिंग का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप यहां से यहां के बीच में जो है 56 को क्या करेंगे, 56 को तलाशेंगे। ठीक। कैसे तलाशेंगे? तो फिर वही रूल है, फिर से मिड आप निकालिए। क्या करेंगे आप, फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप मिड निकालेंगे। चलिए मिड निकालते हैं। मिड का वैल्यू अब आपका क्या हो चुका है, मिड का वैल्यू जो है वो आपका 7 हो चुका है। ठीक है, तो 7 और आपका लास्ट का वैल्यू 8 है/2। कितना हो गया यहाँ पर, 8 और 7 15 हो गया। 15/2, 15/2 इसका हाफ करेंगे तो 7.5 होता है, लेकिन हम लोग इंटीग्रल पार्ट लेंगे यानी 7। तो ये मिड का वैल्यू कितना है, 7 है। आप जानती हो कि जब भी हम लोग मिड निकालते हैं तो फिर हम लोग अगला काम क्या करते हैं, अगला काम यही, हम लौट करके आते हैं और यहाँ पर पूछा जाता है कि एरे मिड में जो वैल्यू है क्या वो बराबर है आइटम से। एरे मिड, मिड का वैल्यू 7 हो चुका है, एरे 7 में वैल्यू क्या है, 56 है। एरे 7 में 56 है और आइटम भी क्या है, 56 है। क्या दोनों बराबर है, यस। तो आप बोलेंगे डेटा मिल गया। ठीक है, क्या कहेंगे, डेटा मिल गया। तो यहां पर आप गौर कीजिएगा कि मिड निकालने का काम बार बार हो रहा है। ये एरे मिड इक्वल टू आइटम है कि नहीं, ये काम आप बार बार कर रहे हैं। फिर यहाँ एक सिचुएशन ये भी हुआ था कि क्या एरे मिड से बड़ा है आइटम, तो ये काम भी आप बार बार कर रहे थे। बिगनिंग निकालने का काम आप बार बार कर रहे थे। तो जो जो काम बार बार हो रहा है ना उसको हम लोग लूप में डाल देंगे। जब हम लोग इसका एल्गोरिदम लिखेंगे तो जो काम बार बार हो रहा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लूप में डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक सिचुएशन और हो सकता था, वो क्या था वो बता देते हैं। मान लीजिए आपको 24 ढूंढना होता, तो सबसे पहले मिड में क्या निकला था, 39। तो जो आइटम आप ढूंढ रहे हैं वो तो इधर है। ठीक है, यानी इसके और इसके बीच में है। तो ये तो सबसे पहले बिगनिंग में था और लास्ट में क्या था, लास्ट में ये था। लेकिन जब आप 24 ढूंढ रहे थे तो सबसे पहले एरे मिड के पास गए, यहाँ पर क्या 24 है, तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा गया कि जो डेटा आप ढूंढ रहे हैं क्या वो एरे मिड से छोटा है, तो हम बोले हाँ छोटा है। छोटा है तो बोलेंगे इधर ढूंढो, यानी इधर से इधर। ऐसे स्थिति में बिगनिंग तो चेंज नहीं होगा, इस बार लास्ट का वैल्यू चेंज होगा और लास्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि यहां तक आपको 24 नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है आप यहां से यहां के बीच में जो है आप 24 ढूंढेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इस वाले केस में हम लोग लास्ट का जो है ना, लास्ट को कर देते हैं मिड-1। यानी मिड का वैल्यू जो 4 था, आपने सबसे शुरू में मिड का वैल्यू 4 निकाला था, 4 में से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। यानी लास्ट का वैल्यू 3। और फिर वही चीज चलेगा, फिर से यहाँ पर आप बिगनिंग आपको 0 मिला है और लास्ट आपका 3 है, तो फिर से आप मिड निकालेंगे, फिर वही प्रोसेस बार बार दोहराया जाएगा। तो ये प्रोसेस अगर आपने समझ लिया है तो आगे जो कोड लिखा है वो कोड आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक फंक्शन है बाइनरी सर्च की, हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं। इसमें हम लोग डेटा ढूंढ रहे हैं ARR नाम के
एरे में जिसका कुछ साइज होगा। जैसे यहाँ पर साइज के हैं तो इस एरे का साइज कितना है, 9 है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट। एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ये तो खैर जानती हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 9 है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि लूप अंटिल बिगिनिंग इज नॉट इक्वल टू एंड। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम लोग बिगिनिंग और एंड नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, है ना। मैंने लास्ट बोला था, तो एल्गोरिदम में लास्ट की बजाय एंड का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो बिगिनिंग सबसे पहले 0 रहेगा और लास्ट सबसे पहले मेरा क्या रहेगा, या एंड क्या रहेगा, 8 रहेगा। ठीक। यहां पर कह रहा है कि आपको एक लूप चलाना है, तब तक चलाना है जब तक ये दोनों आपस में, जब तक ये बराबर ना हो जाए। बराबर हो जाए तो आपको रुक जाना है। ठीक है, जब बराबर हो जाए तो आपको रुक जाना है। तो आप कहेंगे कि सर ये हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए। हम बोले बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा था लास्ट टाइम, लास्ट टाइम क्या हो रहा था, बिगनिंग का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा था। 0 से हुआ था 4, फिर 4 से अपडेट होके हुआ था 6, 6 से अपडेट हो गया था 7। ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा था। दैट मीन्स कि ये 8 का इक्वल ना, 8 के बराबर जो है ये जा सकता था। ठीक है, तो जब तक, और इसके बीच ही है ना, इसके बीच अगर डेटा मिल गया तो रुक जाएंगे। अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो हम लोग कहां तक जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक बिगिनिंग एंड के बराबर ना हो जाए। ठीक है, यानी डेटा अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए डेटा ढूंढ रहे हैं 100। ठीक, अब 100 तो यहाँ पर है नहीं, तो 100 जब आप ढूंढने बैठेंगे ना, तो आप ये काम को बार बार दोहराएंगे, है ना, मिड निकालना, बिगिनिंग को अपडेट करना या लास्ट को अपडेट करना। तो वो काम आप कब तक करेंगे, जब तक बिगिनिंग लास्ट के यानी एंड के बराबर नहीं हो जाता। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है कि लूप को आपको तब तक चलाना है जब तक बिगिनिंग एंड के इक्वल ना हो जाए। फिर आपको याद होगा मैंने मिड का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है मिड, है ना। मिड इंडेक्स, मिड इंडेक्स इक्वल टू बिगनिंग प्लस लास्ट बाई 2। अब चूंकि ये लूप बोल रहा है ना, तो ये पूरा यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये लूप का बॉडी हो गया। ठीक, सबसे पहले जो आइटम ढूंढ रहे हैं क्या वो एरे मिड इंडेक्स के बराबर है, अगर है तो रिटर्न कर दीजिए कि जो मिड इंडेक्स है ना, वही आपका पोजीशन है एलिमेंट का। जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे थे उस एलिमेंट के पाए जाने का पोजीशन क्या है, मिड इंडेक्स है। दूसरा ये हो सकता है कि जो आइटम आप ढूंढ रहे हैं वो एरे मिड इंडेक्स से क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, बिगिनिंग इक्वल टू मिड इंडेक्स प्लस 1। ये हम लोग अभी कुछ देर पहले किए भी थे। और एस का मतलब ये हो गया कि अगर जो आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो सबसे पहले जो आपने मिडिल निकाला था उससे अगर छोटा है, तो वैसे स्थिति में आप एंड का वैल्यू, जो पहले एंड का वैल्यू 8 था, अब एंड का वैल्यू आपको 3 करना पड़ेगा, क्योंकि आप 24 ढूंढ रहे थे तो 24 तो इधर ढूंढेंगे, तो एंड का वैल्यू 3, तो 3 आएगा कैसे। तो वही लिखा गया है कि एंड इक्वल टू मिड इंडेक्स माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगा आपका, ये आपको एंड का वैल्यू अपडेट होकर के 3 हो जाएगा। और आप ये प्रोसेस को दोहराते रहिए जब तक आपको एलिमेंट मिल नहीं जाता। तो ये था आपका एल्गोरिदम बाइनरी सर्च का। तो ये दोनों एल्गोरिदम जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट माना ही जाता है कि इन दोनों में से कोई एक आ जाए इस तरीके से। और छोटा सा एल्गोरिदम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज एरे इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन इसमें आपको बताना है कि एरे इन सी प्लस प्लस इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट का, है ना, सिमिलर टाइप का जो एलिमेंट है उसका कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप जैसे कि सारे एलिमेंट इंटीजर हो सकते हैं, या कैर टाइप के हो सकते हैं, या फ्लोट टाइप के हो सकते हैं, डबल टाइप के हो सकते हैं। that are stored using the indexed value and can easily be accessed by the indexed value only। यानी इसको जो स्टोर किया जाता है उसमें जो व्यवस्था होता है वो इंडेक्सिंग का होता है। ठीक है, इंडेक्स 0 1 2 3 4, और इस इंडेक्स की सहायता से ही आप एरे के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एरे दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है हम लोग का मल्टी डायमेंशनल एरे। और मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर ही आपका आता है 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे एंड सो ऑन। नाउ अब हम बात करें यहाँ पर, टू डिक्लेयर एन एरे इन सी प्लस प्लस बी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय एन एरे एज फॉलोज। अगर आपको यहाँ पर बात हो रहा है 1 डायमेंशनल एरे का, ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है 1 डायमेंशनल एरे का। तो कैसे 1 डायमेंशनल एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो आपको एरे का टाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है,
टाइप में मतलब इंट है कि फ्लोट है कि कैर है, फिर एरे का नाम लिखना पड़ेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का साइज लिखना पड़ेगा। एरे का जो साइज होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, मतलब यहाँ पर आपको इंटीजर कांस्टेंट जैसे कि 5, 10, 9, 2 इस तरह का वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, एरे का साइज होगा, ठीक है। मतलब पूर्ण संख्या अगर हम लोग कहें तो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड अ सिंगल डायमेंशनल एरे, ये मेरा सिंगल डायमेंशनल एरे है। ऐसे भी एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला को सिंगल डायमेंशनल एरे हम लोग कहते हैं। द एरे साइज, एरे साइज का मतलब ये जो एरे साइज के बारे में कह रहा है, एरे साइज मस्ट बी एन इंटीजर कांस्टेंट, ये इंटीजर कांस्टेंट होगा, ग्रेटर देन जीरो, एंड टाइप कैन बी एनी वैलिड सी प्लस प्लस डेटा टाइप। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ जो एरे का जो आप साइज देंगे ना, ये एरे का साइज जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी एरे का साइज 1 दे सकते हैं, या 2 दे सकते हैं, या 3 दे सकते हैं। अगर आप 3 देते हैं मतलब इसमें मैक्सिमम 3 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 4 देते हैं तो मैक्सिमम 4 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर अ 10 एलिमेंट एरे कॉल्ड बैलेंस ऑफ टाइप डबल, यूज दिस स्टेटमेंट। आपको कहा गया है कि आपको एक 10 एलिमेंट वाला एरे बनाना है जिसका नाम बैलेंस रहेगा और उसका डेटा टाइप डबल रहेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर डेटा टाइप डबल, फिर एरे का नाम मैंने लिखा बैलेंस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा इसका साइज 10। इसके अलावा अगर दो सबस्क्रिप्ट है मतलब दो स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं। अगर तीन आपका स्क्वायर ब्रैकेट के साथ साइज लिखा हुआ है तो उसको थ्री डायमेंशनल एरे बोलते हैं। तो ये आपका टू डायमेंशनल एरे हो गया, ये आपका थ्री डायमेंशनल एरे हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल ऑफ फॉलोइंग। आपको इसके लिए जो है सर्किट डायग्राम बनाना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले यहां पर जोड़ना है, ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। जोड़ना है किसे किसे, एक्स और एक्स नॉट इंटू वाई को, ठीक है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, जोड़ने के लिए और गेट होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट के लिए क्या होता है, कंप्लीमेंट के लिए नॉट गेट होता है। और एक्स नॉट इंटू वाई है ना, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, एंड गेट होता है। कैसे इसको काम करेंगे, देखिए सबसे पहले काम किसका होता है, सबसे पहले काम होता है नॉट का होता है, फिर एंड का होता है, और सबसे आखिरी में किसका होता है, और का होता है। तो यहां पर x को क्या करना है, x को जोड़ना है। तो मैंने यहां पर x एक सिग्नल लिया और उसे मैं ले गया कहाँ, और गेट के पास, किस लिए, जोड़ने के लिए, ठीक। x को जोड़ना है तो इसलिए मैंने इसको एक सिग्नल को और गेट के पास ले गया। अब यहां से x का एक सिग्नल मैंने लिया और इसको मैंने पास कराया किससे, नॉट गेट से। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको x का कंप्लीमेंट चाहिए ना, तो नॉट गेट से पास कराएं तो हम लोग को क्या मिला, x का कंप्लीमेंट मिला। अब इस x के कंप्लीमेंट को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x के कंप्लीमेंट को हमने y के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कैसे, एंड गेट लगा करके। तो यहां से बाहर बन करके क्या निकलेगा, एक्स नॉट इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए इधर से x जा रहा है और इधर से एक्स नॉट इंटू वाई जा रहा है, कहाँ, और गेट से। तो और गेट का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो x प्लस एक्स नॉट इंटू वाई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या बनाना है, अब इसका हम लोग को बनाना है ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये भले ही 3 मार्क्स का क्वेश्चंस में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो है एक्चुअल वेटेज कम से कम 5 मार्क्स का होना चाहिए था, क्योंकि दो दो क्वेश्चन पूछ दिया है एक ही क्वेश्चन में। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको देखना होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल दो है, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। इससे मतलब नहीं है कि एक्स में नॉट लगा है क्या लगा है, वेरिएबल दो ही है, एक्स और वाई है। तो एन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, टू है। तो जो ट्रुथ टेबल हम लोग बनाते हैं उसमें कितना कॉम्बिनेशन होगा, तो फॉर्मूला होता है टू द पावर एन, यानी एन का वैल्यू टू है तो टू द पावर टू, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स कॉलम लेंगे, एक वाई कॉलम लेंगे। पहले कॉलम में हम लोग फिल करेंगे सिंगल जीरो सिंगल वन, फिर सिंगल जीरो सिंगल वन। फिर इसके अगले वाले कॉलम में जस्ट इसका डबल करेंगे, डबल जीरो डबल वन। तो सारा कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्स नॉट का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग एक्स नॉट एक कंप्लीमेंट लेंगे, जिसमें करेंगे क्या कि एक्स वाले कॉलम में जो वैल्यू है ना उसका हम लोग कंप्लीमेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर पहला वैल्यू जीरो है तो इसका कंप्लीमेंट वन, जीरो है कंप्लीमेंट वन, वन का कंप्लीमेंट जीरो, वन का कंप्लीमेंट जीरो, ये कर दिया। फिर आपको एक टर्म चाहिए एक्स नॉट इंटू वाई, ठीक। तो यहाँ पर एक्स नॉट है और यहाँ पर क्या है, वाई है। तो एक्स नॉट इंटू वाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आप जानते हैं कि जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाता है, तो जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, और वन इंटू जीरो जीरो, ठीक। ये आपने निकाल लिया। अब इसको किसके साथ ऐड करना है, एक्स के साथ। तो गौर करेंगे
ये एक्स नॉट इंटू वाई, इसको किसके साथ ऐड करना है, एक्स के साथ। तो यहां पर ऐड कीजिए, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 1। तो ये हो गया आपका इस एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस का आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, और आशा रखिए कि आपके इस साल के एग्जाम में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए और एग्जांपल के माध्यम से समझाइए। एग्जांपल कहने का मतलब कोडिंग भी हो सकता है ना। सिंगल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस इन विच अ derived क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। यानी कोई क्लास डेराइव हुआ है और केवल एक बेस क्लास से, यानी एक बेस क्लास हो और उससे केवल एक क्लास डेराइव हो, इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग छोटा सा कोड का। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सिंगल लेवल या सिंगल इनहेरिटेंस विच इनहेरिट्स द फील्ड्स ओनली। इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम कोड लिखा है जो कि सिंगल इनहेरिटेंस का है। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h, फिर हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम अकाउंट है। अकाउंट नाम के क्लास के अंदर जो है पब्लिक सेक्शन में यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम सैलरी है, जिसमें स्टोर है 60,000। तो ये मेरा पब्लिक डेटा मेंबर हो गया। ठीक, उसके बाद ये आपका कहलाएगा दिस इज बेस क्लास। ये आपका क्या है, बेस क्लास। अब बेस क्लास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी क्लास से एक नया क्लास निकलने वाला है। कैसे, वो देखिए, क्लास प्रोग्रामर कोलोन पब्लिक अकाउंट। ये प्रोग्रामर जो है, ये प्रोग्रामर आपका डेराइव्ड क्लास है जो किससे निकला है, अकाउंट क्लास से, है ना, इस अकाउंट क्लास से। इसके पब्लिक सेक्शन में आपका एक डेटा मेंबर है जिसका नाम है बोनस, जिसमें क्या लिखा हुआ है, 5,000। तो यहां पर होगा क्या कि ये जो आपका बेस क्लास है, इस बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर है यानी सैलरी, ये भी इसका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, है ना। अकाउंट क्लास के अंदर ये जो डेटा मेंबर, पब्लिक डेटा मेंबर सैलरी है, ये इनहेरिट होकर के आ जाएगा, और ये प्रोग्रामर नाम का जो मेरा डिराइव क्लास है उसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि आप ये जो प्रोग्रामर जो आपका डिराइव्ड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना करके आप इस बोनस को भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इस सैलरी को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी इनहेरिट होकर के इसका हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पर लिखा गया है इंट मेन वॉइड। ठीक है, यहाँ पर आप वॉइड लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। प्रोग्रामर P1, प्रोग्रामर आपका डिराइव्ड क्लास है और P1 आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी आउट सैलरी इक्वल टू P1 डॉट सैलरी। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके हम सैलरी को एक्सेस करा रहे हैं, क्योंकि ये इनहेरिट होकर के यहाँ पर आ चुका है। और फिर सी आउट बोनस P1 इक्वल P1 डॉट बोनस, तो हम बोनस को भी एक्सेस करा ले रहे हैं, क्योंकि बोनस तो आपका प्रोग्रामर यानी आपका जो डिराइव क्लास है उसका तो डेटा मेंबर है ही। तो बेस क्लास का ये जो पब्लिक डेटा मेंबर है ये इनहेरिट होकर के यहाँ आ चुका है, और डिराइव क्लास का अपना डेटा मेंबर जो पब्लिक डेटा मेंबर वो बोनस तो है ही। तो हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट P1 के द्वारा इसको भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। यही आपका है सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस थे। अभी भी सेक्शन सी के काफी क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।